शुरू करने जा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट को शुरू करने से पूर्व बच्चों, सब्जेक्ट को शुरू करने से पूर्व उस विषय की क्या अवधारणा है, उस विषय का कितना विस्तार है, सिलेबस के रूप में मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर नोट कर दिया है। आप लोग अच्छा सा इसको कहीं नोट्स बना लें, नोट कर लें, क्योंकि मैं जब भी आपकी क्लास लूँगा तो इन्हीं टॉपिक्स के ही माध्यम से आपको आपके सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ता रहूँगा और आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी करनी है। तो ये जो सिलेबस है आपका एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 4 है, जो आपके एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में 5 विषय होते हैं, उस 5 विषयों में से ये चौथा विषय है आपका लोक अंतरराष्ट्रीय विधि। यानी आपने अन्य एक्ट जैसे आप पढ़ते चले आ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट और कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, आईपीसी, इस तरह से आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो ये जितनी भी विधियां हैं, जितनी भी एक्ट हैं, जितने भी अभी पीछे पढ़े हैं और इसके आगे लास्ट सेमेस्टर तक आप पढ़ते रहेंगे, ये सब विधियां आपकी भारत जो हमारा देश है, कंट्री है, उस भारत के अंतर्गत निवास करने वाले प्रत्येक नागरिकों, और नागरिक में हर वह व्यक्ति जो भारत में जिसका जन्म हुआ है और किसी भी रूप में, किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी भी तरीके से जीवन यापन कर रहा है, वह सब भारत का नागरिक है। तो जितनी भी विधियां आप पढ़ते हैं वो सब उन व्यक्तियों को, उन नागरिकों को सुरक्षा, नियंत्रण, उनको स्वास्थ्य, जीवन, नौकरी, पेशा, वाक अभिव्यक्ति, सारी स्वतंत्रताएं, सारे अधिकार, सारी कुछ बात करती हैं। यदि इन विधियों का उदय भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों पर लागू होता है और प्रत्येक नागरिक का उन विधियों के प्रति भी कर्तव्य है, प्रत्येक विधियां उनके ऊपर बाध्य भी है, तो समाज को एक स्वस्थ और सुंदर स्वच्छ वातावरण देने के लिए ऐसी विधियों का उदय हुआ। तो आज जो सब्जेक्ट हम आपको उस सब्जेक्ट की रूपरेखा या उसका पाठ्यक्रम बताने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है लोक अंतरराष्ट्रीय विधि। यानी ये क्षेत्र इसका इंडिया के अंतर्गत नहीं है। ये जो विधि है, ये विधि अंतरराष्ट्रीय शब्द आ गया, यानी इंटरनेशनल स्तर की हम बात कर रहे हैं। यानी ये भारत, चीन, अमेरिका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कनाडा, स्विट्जरलैंड, XYZ सारे कंट्रीज, उन सारे कंट्रीज में और भी जो लॉ आप पढ़ते हैं वो भारत पर लागू, भारत के व्यक्तियों पर लागू। लेकिन ये एक इस प्रकार का ला है कि यहाँ इंडियन भी होगा, पाकिस्तानी भी होगा, नेपाली भी होगा, चाइना का भी होगा, भूटान का भी होगा, नेपाल का होगा, XYZ, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, प्रत्येक देशों में निवास करने वाले उन सभी व्यक्तियों की विधि है अंतरराष्ट्रीय विधि। तो इसका कार्य क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इस विधि का कार्य मुख्यतः इस विधि का यह कार्य है कि इन सारे देशों में
जो भी उनके लोकल लॉज हैं, जो लोकल विधियां हैं, उसके साथ साथ कोई इस प्रकार की विधि भी होनी चाहिए जो कि प्रत्येक देश के नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखे, एक समान दृष्टि से उनका बर्ताव करे, क्योंकि हर देश में अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। हर व्यक्तियों की सोच अलग होती है, हर व्यक्तियों का कल्चर अलग होता है, हर व्यक्तियों की विकास विभिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो हम इस विधि का कार्य क्या है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन सारे देशों में जो भी व्यक्ति निवास करते हैं उनकी समस्याओं को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठकर सारे देश चर्चा करते हैं। किस देश के मानव किस प्रकार की समस्या से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, कौन सी महामारी, कौन सी समस्या इस प्रकार की है, तो वो सारे देश मिलकर जिन जिन देशों में ऐसी अव्यवस्थाएं, भूखमरी, अन्य समस्याएं विद्यमान हैं, उनको निपटारे की बात इस विधि के अंतर्गत की गई है। तो बच्चों, हम आपको रेगुलर टॉपिक के अनुसार आपको पढ़ाते रहेंगे। जैसे कि ये आपका पहला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय विधि के सैद्धांतिक अधिकार। जैसा हमने भी पूर्व में बताया कि अंतरराष्ट्रीय विधि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका सिद्धांत, उसका सैद्धांतिक आधार क्या है, उस सैद्धांतिक आधार को समझने के लिए आपको इसकी परिभाषा, इसका नेचर एवं इसका क्षेत्र तथा इसका संप्रदाय समझना होगा इस टॉपिक के अंदर। जब ये सारी चीजें आप समझ जाते हैं तब आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों, नंबर सेकंड है अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत। क्या जरूरत पड़ गई थी इस विधि को बनाने की? क्या जरूरत पड़ गई थी? प्रत्येक देश इसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो उनकी मंशा क्या थी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रारंभ किया? तो उस सोर्सेस के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय तथा राज्य विधि में संबंध। अब ये बात आती है, जैसे कि ये एक इंटरनेशनल लॉ है, जैसा हमने बताया आपको कि सारे कंट्रीज में, सारे कंट्रियों को बांधता है, एक सूत्र में पिरो देता है प्रत्येक देश को वो। और हमारी जो लोकल इंडियन लॉ है या अमेरिका के लॉ लोकल है या चीन के हैं या जापान के हैं, उनमें सब में आपस में कैसे रिलेशंस होने चाहिए, कैसे संबंध हैं, उसकी हम यहाँ बात करेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय विधि में मान्यता। तो अंतरराष्ट्रीय विधि में कौन कौन सी मान्यताएं हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय विधि में जगह, स्थान दिया गया है, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राज्य क्षेत्र। इसका राज्य क्षेत्र क्या क्या है, क्या कहाँ है? तो इसके अंतर्गत हमको समुद्र एवं हवाई तथा अंतरिक्ष विधि, ये सब इसका राज्य क्षेत्र है अंतरराष्ट्रीय विधि का। यानी ये विधि, ये लॉ आपका समुद्र एवं हवाई, जितना भी वायुमंडल है ऊपर का, एवं अंतरिक्ष, यहां पर सब जगह ये लागू होता है, क्योंकि ये एक ऐसे स्थान है, समुद्र हो या हवाई हो या अंतरिक्ष विधि हो, यहीं पर आकर प्रत्येक देश आपस में मिलते जुलते हैं और
जैसे अंतरिक्ष में कभी अमेरिका ने कोई सैटेलाइट भेजा, कभी भारत ने भेजा, कभी चाइना ने भेजा। तो हमारा विवाद अक्सर जहां पर पूर्व में इंडिया ने अपना सैटेलाइट भेजा, पश्चात अमेरिका भेजता है या चाइना भेजता है, तो कोई अगर यदि विवाद होता है तो वहां पर उसको सुलझाने का कार्य ऐसे राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इन स्थानों पर यह विधि लागू होती है। अगला है क्षेत्राधिकार। अब इसका क्षेत्र से मतलब ये है कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से ऐसे अपराध हो जाते हैं जिन अपराधों को अंतरराष्ट्रीय विधि के माध्यम से सुलझाया जा सकेगा। हम उसकी बात यहां करेंगे। शरण यानी आप समझते होंगे शरण लेना या शरण देना, उसी से संबंधित है। तो शरण को यहां जब हम एक्सप्लेन करेंगे, जब बताएंगे, तब इसके अंदर क्या बात निकल के आती है जो अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत इसमें भी विचार विमर्श निपटारे किए जाते हैं। अब कोई इंडियन है, अमेरिका चला जाता है, अमेरिका उसको शरण देने का क्या उसके रूल्स हैं, कोई अमेरिकन है इंडिया आ जाता है, उसके क्या रूल्स हैं। मतलब कोई व्यक्ति एक कंट्री से अन्य कंट्री में आता जाता आवागमन करता है, पढ़ने लिखने जाता है, नौकरी पेशा करने जाता है, वहाँ की नागरिकता संबंधी अन्य भी अधिकार, इसके अंतर्गत हम सबकी बात करेंगे। प्रत्यर्पण यानी सौंपना, प्रत्यर्पण का मतलब है सौंपना, यानी यह भी एक अंतरराष्ट्रीय विधि का महत्वपूर्ण विषय या टॉपिक है। प्रत्यर्पण कि कोई विवाद दो देशों के बीच में है या कोई एक व्यक्ति अपराध करके किसी अन्य देश में शरण ले लेता है, तो वहां के लॉ की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस देश का भागा हुआ अपराधी है उस देश को वापस प्रत्यर्पण करे। उसके क्या नियम है, क्या कायदे हैं, वो हम यहाँ बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा, जो भी इंटरनेशनल स्तर पर झगड़े होते हैं, क्षेत्र बताया ये यहाँ, ये सब इसके अंतर्गत जो भी इंटरनेशनल स्तर पर झगड़े होते हैं वो सब हम यहाँ पर आपको बताएंगे। और विविध में आ जाता है सारा कुछ, जो कुछ मिसलेनियस बचा होता है, जो इन टॉपिक्स में नहीं आ जाता है, तो हम वो विविध के रूप में उसको अलग से पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके IAS, PCS और जजेस की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें सब में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक इस प्रकार की विधि है कि ये है आपको सारे देशों की सीमाओं के बारे में, सारे देशों के लॉ के बारे में एक मजबूत जानकारी प्रदान करती है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में पहला पॉइंट अंतरराष्ट्रीय विधि के सैद्धांतिक आधार, कम से कम एक हफ्ते चलता है, एक पॉइंट हमारा एक हफ्ते चलेगा, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होंगी। मात्र यहाँ केवल इंडिया या भारत के अंदर की बात नहीं की जाएगी कि अंतरराष्ट्रीय, इस जो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हमारे हैं, उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों में कौन कौन से देश आते हैं, उन सब देशों के सिद्धांत, उसके आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छा विषय माना जाता है। तो आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आप पुनः मिलेंगे तो पहले टॉपिक के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों तब तक इसको नोट कर लीजिएगा और आगे आपके नोट्स भी बनवाएंगे और उन नोट्स को ही आप डेली अपडेट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और समय समय पर मैं आपको
मॉडल्स क्वेश्चन मॉडल पेपर के रूप में देता रहूँगा, जो आप सॉल्व करेंगे। इसी तरह आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है 6 मंथ में, क्योंकि आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। तो बच्चों ये सब्जेक्ट का नाम दिमाग में रखिए, नोट कर लीजिए। ये आपका पाठ्यक्रम है, LLB सेकंड सेमेस्टर का चौथा विषय है। ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। और बाकी आप रेगुलर मुलाकात होगी, रेगुलर क्लास आइए, इसी तरह पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद।